हेलो बच्चों। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखे थे कि मेंडेलियन पीरियोडिक लॉ क्या होता है और मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होती है। उसके साथ हमने देखे थे कि मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। हमने बोले थे कि मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल की क्या है, और वही आज हम लेके आए हैं कि व्हाट आर द डीमेरिट्स एंड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल। तो आपके सामने अभी स्क्रीन पे लगा हुआ है मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने उसके मेन फीचर्स देख लिए थे, जिसमें रूल्स और पीरियड्स के बारे में बात हुई थी। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेरिट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल और मेंडेलियन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसमें तो दिया था। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम में टोटल अगर हम देखेंगे तो 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी जब मेंडेलियो ने अपना पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया था। और आप सभी को पता है कि मेंडेलियो पीरियोडिक लॉ क्या होता है। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस जो होंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पूरा कंप्लीटली बेसिस रहेगी उनके एटॉमिक मास, वो हमने देखे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मेंडेलियो ने है वो एटॉमिक मास पे पूरे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया और फैसिलिटेट किया सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट मेरिट ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, जिसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस पे और एटॉमिक मास के बेसिस पे किया। दूसरा हम देखने वाले हैं इसमें कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास करेक्ट नहीं थे। एग्जांपल अगर हम देखेंगे बेरिलियम, गोल्ड और इंडियम। अब बेरिलियम की बात करूंगा, स्पेशल एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो बेरिलियम में क्या होता था कि बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले था 14.9 और उसने करेक्ट करके अभी किया 9.4। 9.4। तो पहले जो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल इसका जो एटॉमिक मास था वो था 14.9। अब जब डिस्कवरी हुई मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल की उसको रिवाइज किया गया और बेरिलियम का जो एक्चुअल एटॉमिक मास निकला वो निकला 9.4। तो दिस इज एन सेकेंड मेरिट ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल। और अगर हम बात करेंगे तीसरे मेरिट की, तो तीसरे मेरिट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं तीसरे मेरिट में उसने कुछ नए एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन किया। फॉर एग्जाम्पल कि उसने बोला कि मैं कुछ ऐसे वैकेंट प्लेसेस रखता हूँ जिसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ऊपर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ मैचअप करेंगे, ऐसा उसका कहना था। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एक एग्जांपल है सिलिकॉन। मतलब जो एलिमेंट बनेगा वो सिलिकॉन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगा। और सच में उसने नाम दिया प्रेडिक्टेबल एलिमेंट एज सिलिकॉन। मतलब जो एलिमेंट रहेगा प्रेडिक्टेड ई का सिलिकॉन, वो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी के साथ मैचअप करेगा। और सच में वो एक्चुअल जो एलिमेंट बना वो बना जर्मेनियम। मतलब उसने जो प्रेडिक्शन किया था कि जो एलिमेंट बनेगा, एक्चुअल एलिमेंट बनेगा, उसका जो एटॉमिक मास रहेगा 72। तो सच में जब एक्चुअल बना तो 72.6 बना। फिर उसके बाद उसने डेंसिटी बोला, और डेंसिटी का मतलब हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स जो लिखा हुआ है तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और मास के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो उसने बोला कि 5.5 रहेगी और सच में अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आई 5.36। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा होगा डेफिनेटली 1231 के लिए। और एक्शन ऑफ एसिड, जब वो एसिड के साथ एक्शन करेगा कौन, इका सिलिकॉन जो भी एलिमेंट रहेगा पूरा, और एक्शन में जब वो जर्मेनियम हुआ तो वो लाइटली टू बी स्लाइटली अटैक। तो डेफिनेटली स्लाइटली होना इसका मतलब ठीक ठाक तरीके से। और जो प्रेडिक्टेड जो एक्चुअल एलिमेंट बना तो वो किसी HCl मतलब एसिड के साथ या फिर हॉट नाइट्रिक एसिड के साथ कोई एक्शन नहीं ले रहा था। जब वो अल्कली, अल्कली का मतलब होता है बेस। अब अल्कली में बेस का एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं मैं, NaOH। तो हमेशा याद रखो अल्कली का मतलब होता है बेस। बेस में बहुत सारे एग्जांपल है, और अगर हम NaOH की बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की, तो जो भी एलिमेंट बनेगा बोले प्रेडिक्टेड एलिमेंट वो MO2 बनेगा बोले। तो सच में वो जर्मेनियम बना और उसने ऑक्साइड बना जिसको जर्मेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, सल्फाइड के साथ रिएक्शन मतलब MS2। तो अकॉर्डिंग टू दैट जर्मेनियम डाइसल्फाइड बना।
जो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा बोला तो वो टेट्रा क्लोरो बनेगा बोले, तो डेफिनेटली जर्मेनियम के साथ बनके जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड बना। एंड आफ्टर दैट बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा क्लोराइड के साथ जब मिल के बनेगा तो 373 केल्विन रहेगा और अप्रोक्सीमेट आती है वो 356 रहेगा। मतलब देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी उसकी प्रेडिक्शन रही। एक ही एलिमेंट की प्रेडिक्शन है या इका सिलिकॉन से जर्मेनियम बनेगा, मतलब इका सिलिकॉन वाला उसने और दूसरा एलिमेंट की प्रेडिक्शन किया, जैसे ई का बोरॉन जो आगे जाके स्कैंडियम बना, ई का एल्यूमिनियम जो आगे जाके गैलियम बना, और सच में इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच होती है। तीसरी बात, उसने वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को एक स्पेसिफिक तरीके से बताया। जैसे एग्जांपल वन में जो एलिमेंट्स है लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूटियम और सीशियम, इनके लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल, वो सिंगल होते हैं। उसकी वजह से उसको अरेंजमेंट करने में काफी हेल्प मिली। तो लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूटियम, सीशियम, इन सब की वैलेंसी उसमें वन था। तो इसके पहले ये सब चीजें नहीं बताई गई थी, और मेंडेलिव को इसीलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो आप सभी जानते हो हेनरी मोसले हैं। तो मतलब जो स्पेसिफिक तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से टेबुलर फॉर्म में जो अरेंजमेंट दिया वो मेंडेलिव ने दिया। फिर उसके बाद उसको करेक्शन करने के लिए हेनरी मोसले है जिसने डिस्कवरी भी किया था एटॉमिक नंबर की। ओके, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस तो हो गई हमारी। आफ्टर दैट हम देखेंगे डिफेक्ट्स का मतलब डीमेरिट हम कह सकते हैं। अब डीमेरिट्स की अगर हम बात करेंगे तो मेंडेलिव इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि हम उसकी छोटी सी गलती ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसने देखा जाए तो एलिमेंट्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया। हालांकि कुछ उसकी डीमेरिट्स आई, हम मान सकते हैं कि उसकी कुछ डीमेरिट्स आई, पर जो एक स्पेसिफिक टेबुलर फॉर्म में एक पीरियोडिक अरेंजमेंट के तरीके से देखा जाए, उसने प्रेडिक्शन किया, उसने एटॉमिक मास को करेक्ट किया, तो वो इसके अकॉर्डिंग किया। तो हम इसीलिए मेंडेलिव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ओके, नाउ हम देखेंगे उसकी डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडेलिव डिसाइड नहीं कर पा रहा था। अब अल्कली मेटल्स के साथ, मतलब ग्रुप वन के एलिमेंट्स के साथ भी पूरी मतलब रखे कि वो हाइड्रोजन के साथ रखे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी दोनों, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों के साथ कोइंसाइड हो रही थी, दोनों के साथ मैचअप हो रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों एलिमेंट्स को प्रॉपर नहीं रख पा रहा था। मतलब हाइड्रोजन को प्रॉपर नहीं रख पा रहा था, हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आपको सबको पता है कि आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटोप्स का मतलब होता है द एलिमेंट हैविंग द एलिमेंट हैविंग same atomic number same atomic number but different atomic mass different atomic mass। अब इसको हम कहते हैं हाइड्रो आइसोटोप्स, इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, तो हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन जिसमें एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 2, उसके बाद है सॉरी एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 1। उसके बाद ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसमें एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 2। उसके बाद है ट्रिटियम जिसमें एटॉमिक मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1, ट्रिटियम। तो ये है ट्रिटियम। अब देखिए जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब Z की वैल्यू 1 ही है, पर A की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है और ट्रिटियम में 3 है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें वैल्यू किसकी बढ़ रही है, एटॉमिक मास नंबर की। तो आइसोटोप्स उसी को कहते हैं, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। समझ में आया? तो ये है। अब उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन में हम देखेंगे कि कार्बन C12, C13 और C14 ये इसका एटॉमिक मास है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करेंगे
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पे 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे 6। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे 7। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे 8। देखिए बढ़ क्यों रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू, मतलब सीधा सीधा प्रोटॉन नंबर तो कांस्टेंट है पर बढ़ रहा है न्यूट्रॉन की वैल्यू। जब न्यूट्रॉन नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, जब न्यूट्रॉन नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली इन दोनों का प्लस होकर 12 हो जाएगा, इन दोनों का प्लस होकर 13 हो जाएगा और इन दोनों का प्लस होकर 14 हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग इसके एटॉमिक मास इंक्रीज होते जाएंगे। अब जैसे कि मेंडेलिव ने कहा कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे रहेगी, पर जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उसको वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बराबर प्रॉपर्ली बताना पड़ा। तो ये थी इसकी तीसरी रीजन, सॉरी इसकी चौथी डिमेरिट। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि इसकी चौथी डिमेरिट क्या था, सॉरी दूसरी डिमेरिट। All the isotopes of element having a different atomic mass, therefore each of them should have been assigned in a separate position. Definitely वो अलग अलग असाइंड होना चाहिए, पर ऐसा मेंडेलिव ने नहीं किया। और आपके सामने एग्जांपल दिए हुए C6, C12, C6, C14, C13, बट उनको सेम प्लेस में रखा, सेम पोजिशन में रखा। तो ये इसकी वजह से भी उसकी दूसरी डीमेरिट्स है। तीसरी बात कि उसने एक एनामलस पेयर दिखा एलिमेंट्स। अब एनामलस पेयर का मतलब होता है डिफरेंट पेयर। एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि उस अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट उसने बोला कि एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रहेंगे, पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे टेल्यूरियम है, उसने प्लेस मतलब उसने रख दिया आयोडीन के वैल्यू पर। देखो इसका एटॉमिक मास तो 127.6 है और आयोडीन का एटॉमिक मास तो 126.9 है। तो ये कैसे हुआ? आर्गन की बात करेंगे तो 39.9 है, ये 39.1 है, तो डेफिनेटली पोटेशियम पहले आना चाहिए और आर्गन बाद में आना चाहिए। तो ये इसकी थर्ड डिमेरिट है, मतलब एक स्पेसिफिक पेयरिंग थ्री एलिमेंट्स की, वो एनामोनस हो गया। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि इसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कौन से दो एलिमेंट्स हैं। अगर मैं 10th बोर्ड के एग्जाम की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा कोबाल्ट और निकल पे क्वेश्चन पूछता है। तो वहां पे बोला गया है कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप कह सकते हो कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो रहेगा 58.9। तो कोबाल्ट और निकल की अगर बात करेंगे तो एटॉमिक मास तो हमें किसका ज्यादा दिख रहा है, कोबाल्ट का दिख रहा है, उसके कम उससे कम दिख रहा है 58.7। तो रखना किसको चाहिए, निकल को पहले रखना चाहिए और उसने कोबाल्ट को पहले रखा था। तो ये उसकी तीसरी डिमेरिट है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे चौथी इसकी डिमेरिट, तो उसने केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स के साथ, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो उसने बोला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम रहेगी, बट एग्जैक्टली उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी जब उसने ग्रुपिंग किया। एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि एलिमेंट्स सच एज कॉपर एंड सिल्वर एंड नो से रिसेंबल्स विद द अल्काइल मेटल्स, मतलब उनका कोई रिश्ता ही नहीं अल्काइल मेटल्स के साथ में, मतलब जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। पर उसने उसको उन दोनों को लिथियम और सोडियम मतलब अल्काइल मेटल्स उनके ग्रुप में किया, फर्स्ट ग्रुप में रखा। तो ये तो डेफिनेटली गलत है। ये कॉपर और सिल्वर तो अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो उसने कैसे रखा? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद इसकी पांचवी डिमेरिट बनी कि सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो केमिकली सिमिलरिटी शो करते थे, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। अगर गोल्ड और प्लेटिनम की बात करेंगे तो ये एकदम नोबल एलिमेंट्स है, मतलब वो रिएक्शन बहुत कम करवाते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर और स्पेसिफिक कंडीशन रहती है कैटालिस्ट जैसी, तो फिर भी वो रिएक्शन नहीं करता अगर देखा जाए तो। मैं मतलब बहुत ज्यादा अनरिएक्टेड एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है, कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। फिर भी उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो गोल्ड और प्लेटिनम था, उनको सेम ग्रुप में नहीं रखे, उन्होंने अलग अलग किया, मतलब एलिमेंट्स which are chemically similar such as gold and platinum were replaced in a separate groups। तो ये सब थी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो बच्चों आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल भी ओपन किया हो, तो प्लीज उसको फॉलो करना ना भूले। और बस आपसे यही कहूंगा, और आगे के जो वीडियोस आएंगे वो आएंगे
एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। मतलब कंटिन्यूअसली हम चलते रहेंगे कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना और उसके बाद किस तरीके से उसके ट्रेंड्स आए, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। और इस चैप्टर के बाद हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो पूरा फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा, और वो सरप्राइज रहेगा, तो मैं अनाउंस करूंगा आगे। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।